नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। आज के पॉलिटिकल पावर सेंटर में न्यूज मेकर कोई चेहरा नहीं बल्कि देश के अन्नदाता हैं। शंभू बॉर्डर पर किसान अपनी मांगों को लेकर आज एक बार फिर दिन भर डटे रहे। शुक्रवार की तरह आज भी पुलिस किसानों को आगे बढ़ने से रोकती रही। संघर्ष के बाद आखिरकार किसानों ने आज भी अपना प्लान बदल दिया। तो सवाल यह है, अब आगे क्या होगा? घमासान टलेगा या बढ़ेगा? पॉलिटिकल पावर सेंटर में इस मुद्दे का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। साथ ही शाम 6:30 बजे देखिए विशेष पेशकश में असद से आजाद सीरिया। शंभू बॉर्डर पर जमे किसानों की पहले बात कर लें तो जबरदस्त हंगामे के बाद दिल्ली कूच का आज का फैसला उन्होंने वापस ले लिया। किसान अब कल बैठक कर आगे की रणनीति तय करेंगे। किसान आंदोलन की ये दो तस्वीरें हैं जो बयां करती हैं कि अगर शांति से सब कुछ हो तो पुलिस को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बिना इजाजत के अगर दिल्ली जाने की बात होगी तो कानून अपना काम करेगा। दरअसल शंभू बॉर्डर पर किसानों का जत्था दिल्ली के लिए अड़ गया। 101 किसानों का जत्था दिल्ली कूच करना चाहता था, लेकिन पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया। किसान आगे बढ़े तो पुलिस ने उनको रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ दिए। इस दौरान मौके पर भगदड़ के हालात बन गए। किसान हैं जो कि पैदल मार्च करना चाहते थे, दिल्ली कूच करने का ऐलान किया था, लेकिन उनको प्रशासन समझा रहा है कि अंदर आगे जाने की इजाजत नहीं है। और फिर एक बार फिर से हरियाणा पुलिस के जवानों की ओर से एक बार फिर से आंसू गैस के गोले जो है वो वहां पर छोड़े गए हैं। किसान आंदोलन को लेकर दिन भर शंभू बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच झड़प होती रही। किसानों का कहना था कि पहले फूल बरसाए गए, फिर थोड़ी ही देर बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ दिए। उनका कहना था कि किसानों को जाल में फंसाकर घेरा गया। ये हमारे ऊपर छोड़ा गया। 8-10 किसान जख्मी, एक पीजीआई चला गया। ज्यादा दुखद था। 2 मिनट बाद हंजू गैस, क्या बोलते हैं, पहले फूल बरसाए फिर हंजू गैस और रबड़ की गोलियां। पुलिस का आरोप है कि कुछ लोगों ने पत्थरबाजी भी की। ऐसे लोग चाहते हैं कि पुलिस बल प्रयोग करे ताकि माहौल खराब हो। पुलिस ने इनके ऊपर फूल फेंके, इन्होंने हमारे ऊपर पत्थर फेंके। तो हम ये चाह रहे हैं कि शांति से मेंटेन करें, अपनी बात ऊपर तक पहुंचाना चाहे पहुंचाएं। सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री इनसे बात करें, जब करेंगे कर लेंगे, परमिशन लें, उसके बाद जाएं। किसान आंदोलन 2 के 300 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। जहां एक तरफ किसान अपनी मांगों को लेकर विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बयानबाजी भी तेज हो गई। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तो कहा कि जब सरकार बुला रही है तो फिर आंदोलन किस बात का। किसान आंदोलन को लेकर राजनीतिक दल भी अलग अलग सुर अलाप रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने तो किसान आंदोलन पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि जब सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है तो ऐसे हालात में आंदोलन का क्या मतलब है। उन्होंने किसानों पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया। 4-5 वो आइए, हम आपकी बात को सुनेंगे, लेकिन राजनीति वो कर रहे हैं तो उसका तो कोई उपाय नहीं है। समाधान कराना है तो मिलें, समस्या का समाधान होगा, और राजनीति करना है तो स्वतंत्र है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। कान पे जूं तक नहीं रेंगती, ये केवल अपने सत्ता के नशे में भाजपा है। आज के दिन लोगों की ओर, किसान की ओर, अन्नदाता की ओर, हमारे गरीब की ओर इनका कोई ध्यान नहीं है। दरअसल किसान आंदोलन को लेकर सरकार ने पहले भी किसानों को बातचीत के लिए बुलाया है, लेकिन किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। इस साल की शुरुआत में किसानों के साथ सरकार की 4 दौर की बातचीत हो चुकी है। महाराष्ट्र में नई सरकार बन गई, शपथ हो गई, नए सीएम और डिप्टी सीएम बन गए, सबने काम भी संभाल लिया, लेकिन ईवीएम को लेकर महाविकास आघाड़ी का दुख खत्म नहीं हो रहा। आप देखिए कैसे महाराष्ट्र का मारकवाड़ी गांव ईवीएम विरोध का महामंच बन गया। सोलापुर जिले का मारकड़वाड़ी गांव इस वक्त ईवीएम विरोध का केंद्र बिंदु बना हुआ है। आज शरद पवार इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनने के लिए मारकड़वाड़ी गांव पहुंचे। शरद पवार ने क्या कहा, मारकड़वाड़ी से लेकर मुंबई तक क्यों हो रही है महाभारत, सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन पहले पूरी खबर समझिए।
असल में कहानी यह है कि मारकड़वाड़ी गांव मालशिरस विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। इस सीट से शरद पवार की एनसीपी के उम्मीदवार उत्तम राव जानकर की जीत हुई है। चुनाव में एनसीपी एस को 1,21,713 वोट मिले, जबकि बीजेपी को 1,08,566। इस तरह एनसीपी एस का उम्मीदवार 13,147 वोट से जीत गया। लेकिन मारकड़वाड़ी गांव के बूथ पर एनसीपी से ज्यादा वोट बीजेपी उम्मीदवार को मिले। गांव वालों का दावा है कि यहां ज्यादा समर्थक एमवीए के हैं, तो फिर बीजेपी को ज्यादा वोट कैसे मिले। ऐसा दावा है कि मारकड़वाड़ी गांव के बूथ पर करीब 2,476 वोटर हैं। 1905 लोगों ने 20 नवंबर को हुए चुनाव में वोट डाले। 23 नवंबर को जब गिनती हुई तो इस बूथ पर बीजेपी को 1003 और एनसीपी एस को 843 वोट मिले थे। इसी दावे की पुष्टि के लिए गांव वालों ने बैलेट से वोटिंग कराने का मन बनाया। 3 दिसंबर को वोटिंग के लिए गांव में तंबू और गुप्त मतदान के लिए अलग से टेबल लगाया गया। गांव के कुछ लोग पोलिंग अधिकारी बनकर टेबल पर बैठ भी चुके थे, लेकिन पुलिस ने उनको रोक दिया। लेकिन मामला थमा नहीं और ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। आज बाकायदा शरद पवार ने मारकड़वाड़ी गांव पहुंचकर ईवीएम विरोधी प्रदर्शन को नई थार दी। मारकड़वाड़ी गांव माढ़ा लोकसभा सीट के तहत आता है और 2009 में शरद पवार इसी सीट से लोकसभा पहुंचे थे। शरद पवार ने मंच से ईवीएम पर सवाल उठाए तो उसी मंच से मालशिरस के विधायक उत्तम जानकर ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। निवडणूक आयोगाकडे बॅलेटवरती निवडणूक घेण्याच्या अटीवरती मी राजीनामा द्यायला तयार आहे। आणि असा काय निवडणूक आयोग आहे की देशातली एक निवडणूक बॅलेटवर घेऊ शकत? अडचण काय? इधर इस्तीफे का ऐलान हुआ, उधर महायुति खेमा शरद पवार के इस प्रदर्शन पर सवाल उठा रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने कल ही शरद पवार को बाकायदा पुराने नतीजों का उदाहरण देते हुए मराठी में लंबी चौड़ी पोस्ट की। तो आज महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने शरद पवार पर सीधा हमला बोला। उनकी जीत होती है तो ये ईवीएम अच्छी है। सही फैसला सुनाने के बाद तुरंत वो एजेंसी, वो यंत्रणा वो गलत हो जाती है। लोकल पंचायत के चुनाव है, कारपोरेशन के, महानगर पालिका के और पंचायत के, उस चुनाव को अपनी साख बचाने के लिए पवार साहब दौड़भाग कर रहे हैं। साफ है, मारकड़वाड़ी का महासंग्राम अभी जारी रहने वाला है और ईवीएम पर खिचखिच अभी थमने वाली नहीं है। और अब अगली खबर, बीजेपी ने आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी जॉर्ज सोरोस के एक संगठन से जुड़ गई हैं। इस संगठन को सोरोस की तरफ से मदद मिलती है। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी को लेकर भी कई बड़ी बातें कही हैं। अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस के साथ कांग्रेस पार्टी के रिश्तों को लेकर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने हमला बोला है। पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर कई पोस्ट्स कर सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठाया गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि एफडीएल एपी फाउंडेशन की सह अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन की तरफ से वित्त पोषित एक संगठन से जुड़ी हुई हैं। बीजेपी ने कहा कि ये जुड़ाव भारत के आंतरिक मामलों पर विदेशी संस्थाओं के प्रभाव को जाहिर करता है। बीजेपी ने अपने पोस्ट में राहुल गांधी पर भी सवाल उठाया। राहुल गांधी का रिमोट कंट्रोल जॉर्ज सोरोस के पास में है। ये सब एक थ्रेड है, रणनीति है, जिसमें भारत के अंदर ये इकोनॉमिक कियोस पहनाना चाहते हैं, जिससे जॉर्ज सोरोस इकोनॉमिकली प्रॉफिट करना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी पॉलिटिकली प्रॉफिट करना चाहती है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री राहत कोष में चाइना की कंपनियों से जो डोनेशन लिया गया है उसके लिए भी प्रधानमंत्री जवाब दें। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि अगर जॉर्ज सोरोस गलत आदमी है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। पीएम केयर फंड में जो चाइना हमारे जमीन को लिया था, उनकी कंपनियों से पैसा लेने वाले मोदी जी हैं। कम से कम अपने गिरबान में झांक कर को देख लें कि वो क्या करते हैं। जॉर्ज सोरोस को लेकर पिछले कई दिनों से बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है। अब अगली खबर एक सवाल के साथ कि क्या महाविकास आघाड़ी से समाजवादी पार्टी अलग हो जाएगी? अबू आजमी नाराज क्या हुए? गठबंधन में शामिल सभी दल अपनी अलग अलग राय देने लगे। आदित्य ठाकरे ने तो समाजवादी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बता दिया है। महाराष्ट्र में चुनाव नतीजों के बाद महाविकास आघाड़ी में दरार दिखने लगी है।
समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने अयोध्या में विवादित ढांचे को लेकर शिवसेना यूबीटी के नेता मिलिंद नार्वेकर के पोस्ट पर सवाल उठाते हुए कहा था कि इस गठबंधन में रहना मुश्किल है। अब उद्धव ठाकरे ने अबू आजमी पर पलटवार करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। ते भाजपची बी टीम म्हणून काम करतात, मला त्यांच्यावर बोलायचं नाहीये। हे जे कालचं ट्वीट होतं ते आधी पण करत आले। दरअसल मिलिंद नार्वेकर ने अपने एक्स अकाउंट पर विवादित ढांचे से जुड़ी एक तस्वीर पोस्ट की थी। इसमें बाल ठाकरे का पुराना बयान जिन्होंने ये किया मुझे उन पर गर्व है भी शामिल था। इसी के बाद अबू आजमी भड़क गए। 6 दिसंबर को उनकी पार्टी का ट्वीट आता है कि हम जो है बाबरी मस्जिद डिमोलिश करने वालों को बधाई देते हैं, क्योंकि वो भी उसी लाइन पे जा रहे हैं जिस लाइन पे बीजेपी जा रही है। तो समाजवादी पार्टी कैसे साथ रह सकती है? विवाद बढ़ा तो समाजवादी पार्टी आगे आई, साफ कह दिया कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना को ऐसे बयान वहीं देने चाहिए जहां गठबंधन धर्म से अलग हो। समझौता जब होता है तो कई बातें ऐसी होती हैं जिनको नहीं कहा जाता है। उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसको रोकना चाहिए। वहीं शरद पवार ने तनातनी के बीच कहा है कि इंडिया गठबंधन आने वाले चुनावों में साथ मिलकर काम करेगा। दूसरी तरफ जेडीयू ने कहा है कि अबू आजमी का फैसला एकदम सही है। मैं अबू आसिम आजमी के कार्रवाई से प्रसन्न हूं। अब अबू आजमी के बयान के बाद तो मामला गठबंधन से अलग होने तक जा पहुंचा है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। बीजेपी अपने पोस्टरों में दिल्ली सरकार के घोटालों को लेकर घेरने में लगी है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी इसके पलटवार में पोस्टर जारी करके सियासी तपिश बढ़ा दी है। आज इस पोस्टर की चर्चा जोरों पर है। चुनाव से पहले दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने पुष्पा अंदाज में पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में लिखा है केजरीवाल झुकेगा नहीं। इस पोस्टर के जरिए आम आदमी पार्टी मैसेज देना चाहती है कि केजरीवाल ने न कभी विचारधारा से समझौता किया है और न ही करेंगे और फिर दिल्ली की सत्ता में वापसी करेंगे। आपके इस पोस्टर पर बीजेपी की तरफ से तंज कसने में देर नहीं हुई। मैंने किसी फिल्म का कोई गाना सुना था, उस पर मुझे ध्यान आता है, झुकता है केजरी झुकाने वाला चाहिए, जनता है सब कुछ झुका के दिखाएगी, केजरीवाल की हेकड़ी निकाल के दिखाएगी। केजरीवाल ने फिल्म पुष्पा के स्टाइल में पोस्टर जारी किया तो बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का संकल्प वाला पोस्टर जारी किया है। इस पर पीएम मोदी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीर है। तस्वीर में लिखा है अब नहीं सहेंगे बदल कर रहेंगे। इन पोस्टरों को पूरी दिल्ली की जनता के बीच पहुंचाने के लिए ऑटो का भी सहारा लिया जा रहा है। भाजपा ने जो स्लोगन दिया 10 साल जो केजरीवाल की बदहाली के हैं उस निजाम को बदलने का है। दिल्ली की जंग जोरदार होने वाली है, अभी तो बस शुरुआत है। आगे देखिए ऐसे न जाने कितने पोस्टर विवाद नए चैप्टर के साथ आने वाले हैं। और क्या दिल्ली में बीजेपी एक है तो सेफ है के नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरने वाली है? क्या हालिया सफलताओं के बाद दिल्ली में भी बीजेपी का यह नारा काम आएगा? हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बचिए मत, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इस नारे ने हरियाणा में हैट्रिक लगाई। इस नारे ने फिर से महाराष्ट्र में सत्ता वापसी दिलवाई। अब ये नारा दिल्ली की सड़कों में गूंजता सुनाई दे सकता है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में भी बीजेपी इसी स्लोगन के साथ आगे बढ़ने की तैयारी में है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एबीपी न्यूज से कहा वो आपको ध्यान से सुनना चाहिए। दिल्ली में भी हम सब मिलकर एक होकर चुनाव लड़ेंगे और दिल्ली को डबल इंजन की सरकार देंगे। जब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सब एक हैं, इसलिए प्रधानमंत्री की छाया में हम सब सेफ हैं। एक है तो सेफ है के नारे के साथ बीजेपी चुनावी सफर में आगे बढ़ने की तैयारी में है।
दूसरी तरफ इस नारे पर केजरीवाल ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में क्या कहा, वो सुनिए। दिल्ली वाले एक हैं और इसीलिए दिल्ली वाले सेफ हैं। पूरी दिल्ली एक है। अगर दिल्ली वाले एक नहीं होंगे तो बिजली 24 घंटे नहीं बचेगी। दिल्ली वाले एक नहीं होंगे तो बिजली फ्री नहीं मिलेगी, महंगी हो जाएगी बिजली। अगर दिल्ली वाले एक नहीं होंगे तो सारे सरकारी स्कूल बर्बाद हो जाएंगे, आपके बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। दिल्ली की चुनावी लड़ाई काफी रोचक होने वाली है। दिल्ली बीजेपी की निगाहें झुग्गियों के वोट बैंक पर है, जिसे आपका वोट माना जाता है। दिल्ली बीजेपी के नेता आज अलग अलग इलाकों की झुग्गियों में पहुंचे और प्रदर्शन किया। दिल्ली के इस प्रदर्शन पर आप में सवाल उठाए। मनीष सिसोदिया ने लिखा, बीजेपी की दोहरी राजनीति को समझिए। ये लोग झुग्गी वालों के साथ फोटो खिंचवाते हैं, उनके घर में खाना खाते हैं और फिर उनके वोट कटवाकर झुग्गियां तोड़ने की साजिश रचते हैं। अब देखना दिलचस्प है, क्या लंबे वक्त से दिल्ली के सिंहासन के शीर्ष पर पहुंचने की कोशिश में जुटी बीजेपी कमाल करती है या फिर एक बार फिर आप ही सबको साफ करती है। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती के विवादित पोस्ट पर बीजेपी ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। बीजेपी ने कहा कि आग से मत खेलिए वरना जल जाएंगी। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती के हिंदुत्व को लेकर सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट के बाद बीजेपी समेत कई धर्मगुरुओं ने भी नाराजगी जताई है। बीजेपी नेता ने तो साफ साफ कह दिया है कि इल्तिजा हिंदुत्व पर किसी तरह टिप्पणी करने से बचें। जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग इल्तिजा मुफ्ती ने किया है वो ठीक नहीं है। राजनीति में आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन किसी को गाली गिलोच नहीं दे सकते। दरअसल इल्तिजा मुफ्ती ने रतलाम के वायरल वीडियो को लेकर कहा था कि हिंदुत्व एक ऐसी बीमारी है जिसने लाखों भारतीयों को ग्रसित कर रखा है। जो मैंने बोला, मैं डंके की चोट पे कहती हूँ कि आजकल जय श्री राम, जिस आप राम राज्य की बात करते थे वो राम राज्य का नहीं है। जय श्री राम इज अ स्लोगन दैट्स बीन एसोसिएटेड विद लिंचिंग्स। इस पोस्ट के बाद साधु संत भी नाराज हो उठे और कहा कि पूरे मुफ्ती परिवार को इस बयान पर सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए और भगवान श्री राम के दरबार में माथा टेक कर अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। आप जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो हमारे सनातनियों पे हो रहा है, उससे आपका सर नहीं झुक रहा है। इल्तिजा के पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर जब लोगों ने उनको घेरा तो उन्होंने एक और पोस्ट किया। कहा कि इस्लाम के नाम पर की गई बेतुकी हिंसा ही सबसे पहले इस्लामोफोबिया का कारण बने। आज हिंदू धर्म भी खुद को ऐसी ही हालत में पाता है जहां इसका इस्तेमाल अल्पसंख्यकों को मारने और उन पर अत्याचार करने के लिए किया जा रहा है। वहीं बीजेपी नेता टी राजा सिंह ने कहा कि इल्तिजा मुफ्ती के ऊपर केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इल्तिजा मुफ्ती जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर चुनाव लड़ी थीं और दोनों ही सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म को लेकर भारत में लोग अब अलग अलग तरीके से विरोध जता रहे हैं। गाजियाबाद, नोएडा से लेकर कई शहरों में जबरदस्त भीड़ जुटी प्रदर्शन के दौरान। महमूद असद मदनी ने भी कहा है कि हिंदुओं पर अत्याचार बंद होना चाहिए। बांग्लादेश में मंदिरों और हिंदुओं पर हो रहे हमले के विरोध में आज देश भर में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए। गाजियाबाद में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ जनसैलाब उमड़ पड़ा। इस मौके पर सांसद अतुल गर्ग ने कहा कि सरकार फिलहाल राजदूतों से बातचीत कर रही है, लेकिन जरूरत पड़ी तो 1971 जैसा कदम उठाना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये स्थिति नहीं बदली तो पहले 1971 की तरह कोई कठोर निर्णय भारत को लेना पड़ेगा। नोएडा में भी बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के प्रति हिंसा के विरोध में सनातन धर्म रक्षा समिति ने प्रदर्शन कर राष्ट्रपति और केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। सहनशीलता हमारी समाप्त हो चुकी है, इसलिए हमने पूरे देश के अंदर आज जो है धरना हो रहे हैं, प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हमारी सरकार से मांग है कि बांग्लादेश को सबक सिखाए। वहीं जमीयत उलमाए हिंद ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला बंद होना चाहिए। बाइज्जत होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए माइनॉरिटीज का। दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा है कि धर्मनिरपेक्षता का ढोंग रचने वाले हिंदुओं के मुद्दे पर चुप क्यों हैं। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर और विशेष करके मंदिरों को जो टारगेट किया जा रहा है, ये अमानवीय है
और पूरे दुनिया को इसका प्रतिकार करना चाहिए कि इस तरह का अमानवीय व्यवहार मानवता और इंसानियत में नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ कश्मीर की आवाम भी सड़कों पर उतर आई है। श्रीनगर में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर केंद्र सरकार से यूएनओ से हिंदू माइनॉरिटीज की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, लोग सड़कों पर उतरे और इस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया है। कश्मीर के गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी हुई है, इससे नजारा बहुत ही खूबसूरत हो गया। कुदरत के मनमोहक नजारे को देखने के लिए पर्यटक पहुंचने शुरू हो गए हैं। तो बर्फबारी के बाद आप देखिए मौसम कितना हसीन हो गया, हर तरफ बर्फ की ये चादर बिछी हुई नजर आ रही है। बड़ी संख्या में यहां पर अब पर्यटक पहुंच रहे हैं। अभी एक बड़ी खबर आ रही है किसान आंदोलन को लेकर। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई है और सभी हाईवे को खोलने की मांग की गई है। आपको पता है कि जिस तरीके से रास्ते बंद हो जाते हैं, लोगों के सामने तमाम तरह की दिक्कतें आने लगती हैं, इसी मामले में एक जनहित याचिका दायर की गई है। पीआईएल दाखिल की गई है, सभी हाईवे को खोलने की मांग की गई है। किसान आंदोलन के बाद से ही कई जगहों पर अवरोध देखने को मिल रहा है और ऐसे में लोगों के सामने बहुत दिक्कतें आती हैं। दरअसल ये ऐसे हाईवे हैं जहां से लाखों लोग गुजरते हैं। तो एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है और मांग उसमें यह की गई कि सभी हाईवे खोल दी जाएं। सभी हाईवे को खोलने की मांग की जा रही है। तो किसान आंदोलन को लेकर एक बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई, उसमें यह कहा गया है कि सभी हाईवे प्रशासन की तरफ से खोले जाएं। तो देश की सबसे बड़ी अदालत में यह जनहित याचिका दायर की गई है और इस जनहित याचिका के जरिए यह मांग की गई है कि सभी हाईवे खोलने का आदेश दे सुप्रीम कोर्ट। आज भी आपने देखा शंभू बॉर्डर पर किस तरीके का मंजर देखने को मिला था। बड़ी संख्या में किसान वहां पहुंचे हुए थे और 101 किसानों का एक जत्था दिल्ली कूच करना चाहता था, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी गई। वहां पर पुलिस और प्रशासन की तरफ से उन्हें रोका गया। पिछले दिनों में लंबा किसान आंदोलन जब चला, उस दौरान भी आप देख रहे थे किस तरह की स्थिति नजर आ रही थी हाईवेज पर। तो आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, हमारे साथ निपुण सहगल जुड़ गए। इसी खबर पर कुछ और अपडेट, कुछ और जानकारी आप तक को पहुंचाएंगे। निपुण। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई है। गौरव लूथरा नाम के याचिकाकर्ता जो पंजाब के रहने वाले हैं, उन्होंने याचिका दाखिल की है और सुप्रीम कोर्ट इस पर कल सुनवाई करने जा रहा है। आपको याद होगा कि 2 सितंबर को भी सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज नवाब सिंह के नेतृत्व में कमेटी बनाई थी कि वो किसानों की बातें सुने और समाधान निकालने की कोशिश करे, लेकिन ऐसा समाधान अभी तक कुछ निकला नहीं है और ये आंदोलन रुका नहीं, ना किसान सड़क से हटे। और अब याचिकाकर्ता बता रहा है कि शंभू बॉर्डर के अलावा पंजाब के दूसरे हाईवे भी, चाहे स्टेट हाईवे हो या नेशनल हाईवे हो, सबको रोक दिया गया है। तो ये लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। दूसरे नागरिकों का अधिकार है कि वो कहीं भी आ जा सकें, ये मौलिक अधिकार है और गैर कानूनी गतिविधि तो ये हो ही रही है। इस तरह सड़क को नहीं रोका जा सकता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट सख्त निर्देश दे केंद्र और राज्य सरकारों को कि तुरंत ये सभी जाम हटाए जाएं, सभी जहां पर भी रुकावट पैदा की गई है सड़क में, उसको हटाकर सड़क को खोला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद निपुण इस जानकारी के लिए आपका। तो कल सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए क्या रुख रहता है, इस पर हम सब की निगाहें बनी रहेंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।